आप सभी को मेरा हार्दिक अभिवादन, प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते। कैसे हैं आप? हिंदी साहित्य के इतिहास को आगे बढ़ाते हुए संक्षिप्त विवेचन की आज अंतिम कड़ी है। आदिकाल हो गया, भक्तिकाल हो गया, रीतिकाल हो गया, आधुनिक काल की दो शाखाएं, पद्य और गद्य। पद्य की मैंने बात कर ली थी। आज आधुनिक काल का गद्य साहित्य का इतिहास पे बात करते हैं। साथियों, ये साहित्य, ये काल इतना प्रसिद्ध हुआ, इतना समृद्ध हुआ, शक्तिशाली हुआ और इतने अंकुर निकले कि आज तक निरंतर प्रवाह बह रहा है गद्य साहित्य का। जहां गद्य साहित्य शून्यवत था हमारे पास रीतिकाल तक, वहां 19वीं शताब्दी में आते आते गद्य साहित्य ने अपना मुखौड़ा, अपना मुखड़ा, अपनी बाटिका को प्रचार और प्रसार में शुरू कर दिया। गद्य साहित्य का इतिहास है। प्रस्तावना की बात कर लेते हैं। ये वो समय है जब देश नाना प्रकार की समस्याओं से घिरा हुआ था। गुलाम भी कह सकते हैं, गुलाम थे हम। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य था हमारे यहां, तमाम व्यापार चल रहे थे, ईसाई लोगों का अपना धर्म चल रहा था। इसके अतिरिक्त तमाम प्रकार की समस्याएं और ब्रजभाषा का धीरे धीरे समापन हो रहा था। खड़ी बोली को जन्म मिल रहा था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को पितामह कहा गया। मैंने पिछली बार आपको जो 4 काल बांटे थे 5 काल काव्य में, हम उन्हीं कालों में बात करेंगे। हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि जब आप गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो सन को लेकर के तमाम जगह आपस में भ्रांतियां हैं। कुछ लोग ये मानते थोड़ा पहले प्रारंभ हो गया था। हमने तो यही पढ़ा है ना, 1900 से अब तक। उस दिन मैंने आपको बताया था 1843 हो जाता है, 57 घटा दिया जाए तो 1847। लेकिन वास्तविकता यह है कि प्रस्तावना के रूप में अगर हम आपको बताएं तो हिंदी गद्य साहित्य का प्रारंभ 19वीं सदी लगते ही हो गया था। 19वीं सदी का प्रारंभ होते ही, और 19वीं सदी का मतलब होता है कि समझ लीजिए आप शुरुआत सन 1 से ले लेते हैं। इसका प्रारंभ ही हो गया था आगरा के कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से। कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से हमारे 2 विद्वान ऐसे थे जिनकी लल्लूलाल और सदल मिश्र, इन दोनों के सहयोग से उस समय प्रयास किया गया और एक बहुत सुंदर प्रेम सागर और नासिकेतोपाख्यान, ये 2 ग्रंथ निकले। प्रेम सागर और नासिकेतोपाख्यान। नासिकेत उपाख्यान है, नासिकेतोपाख्यान। कलकत्ता ने सहयोग किया हमारा खड़ी बोली लाने में। आधुनिक काल के प्रारंभ में यहां से शुरुआत हुई। इन प्रकार के इन दो पुस्तकों की रचना हो जाती है। उधर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन किया। हमारी हिंदी के माध्यम से ही सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन होता है। अभी ध्यान दीजिएगा, 1900 नहीं आ पाया है, मगर इससे पहले इसी मारे कुछ लोगों ने इसके, मैं बताता हूं आपको, सत्यार्थ प्रकाश। आज समाज अपनी तेजी पर था। इतना ही नहीं, ईसाई धर्म का प्रचार हो रहा था, तमाम सारी पुस्तकें छपने लगी थी। ये उस समय की विशेषता थी। यही नहीं, अरे 1826 में ही कानपुर के रहने वाले पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने कलकत्ता से ही हिंदी का पहला समाचार पत्र, नाम सुना होगा, उदंत मार्तंड। उदंत, बहुत लोग गलती कर देते हैं इसको लिखने में। उदंत उदय हुआ, और मार्तंड कहते हैं सूर्य को। उदंत मार्तंड
नाम का पत्र निकाला। हम कह सकते हैं समाचार पत्र का क्योंकि समय आ रहा था, 1857 की क्रांति थी, देश धीरे धीरे, ये पूरे काल में जो हम बताते हैं आपको 1900 से आज तक, इस पूरे काल में इतने विकास हुए, एक और पत्रकारिता अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध असीम हो गए। नाना प्रकार की विधाओं ने जन्म ले लिया, आलोचना ने जन्म ले लिया, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया, प्रेमचंद जैसे लोगों ने आलोचनाएं लिखी। और इतना ही नहीं, और प्रेमचंद जी ने जिन कहानियों को, उपन्यासों को लिखा, उपन्यास सम्राट बन, कहानियों की लंबी कतार आ गई। निबंधों का आचार्य शुक्ल जैसे लोगों ने चिंतामणि जैसी पुस्तक में निबंधों की झड़ी लगा दी। तो ये काल जो था, हर प्रकार से, जब मैं अलग अलग युग को लूंगा तो बात करूंगा, तो कहने का आपका आशय ये था, वहीं पर हमें इसी काल में ही तो मिली। अरे रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां की, जिसे हमने हिंदी का पहली कहानी मान ली। इन सारी चीजों का विकास इसी काल में हुआ था। अब आते हैं, बात करते हैं, ये एक हल्की सी प्रस्तावना थी कि जो हिंदी साहित्य, कुछ लोगों ने, हमने आप बताया था उस दिन, आज भारतेंदु युग, हम अपना उसी बात को रखेंगे। हमने 1850 से 1900 तक हम ये मानते हैं, ये भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। 1900 से और 1920 तक का समय द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। उस दिन मैंने आपको काव्य बताया था, उसी का बात, वहां गद्य भी चला, काव्य भी चला। और तीसरा युग रहा 1920 से 1936 तक, ये प्रेमचंद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम से चला। शुक्ल और प्रेमचंद युग, और अद्यतन आज तक चलता चला आ रहा है। 1936 से अब तक ये युग है जो आज आप लिख रहे हैं, चाहे वो कविता हो, चाहे वो कहानी हो, वो निबंध हो, वो भी इसमें शामिल है, क्योंकि आप भी एक साहित्यकार हैं, हिंदी साहित्य को कुछ ना कुछ दे रहे हैं। एक लंबी कतार हमको मिलती है। अब हम बात करते हैं एक एक काल पर। कुछ लोगों ने क्या किया, भारतेंदु युग को भी एक नया रूप दे दिया और यह मान लिया कि पूर्व भारतेंदु युग, अर्थात भारतेंदु युग के आने से पहले, जैसा मैंने आपको बताया, चाहे वो आगरा का, वो कलकत्ता का फोर्ट विलियम कॉलेज हो, स्वामी दयानंद सरस्वती का सत्यार्थ प्रकाश हो, या अंग्रेजों के खिलाफ तमाम प्रकार के जो पत्रकारिताएं शुरू हो गई थी, उनकी बात हो। इसको पहले, किंतु हम उसी क्रम से बात करेंगे भारतेंदु युग की। स्वयं भारतेंदु जी अच्छे पत्रकार हुए। हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र पत्रिका और मैगजीन, दो प्रकार की इन्होंने स्वयं निकाली। पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे आए, गद्य के क्षेत्र में आए, नाटक, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, ये इनके समय के नाटक थे। ये भारतेंदु युग की देन थी। भारतेंदु युग में नाटक थे। इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र के साथ साथ श्याम सुंदर दास जी का भी नाम आपने सुना होगा। श्याम सुंदर दास जी, राधाचरण गोस्वामी, श्रीनिवास दास, देवकीनंदन खत्री, और हिंदी का पहला उपन्यास भी ये माना जाता है कि परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास जी का भी इसी कार्य में लिखा गया। खड़ी बोली का विकास हो रहा था। भाषा में प्रांजलता आना शुरू हो गई थी, भाषा में शुद्धता आना शुरू हो गई थी। और इस समय के कार्यकाल में ये चीजें, विशेष रूप से निबंध, कहानी, उपन्यास और नाटक, इन चार विधाओं ने विशेष जन्म लिया। पत्रकारिता तो अपने में अंकुर निकाल ही रही थी, अपने के अंकुर बढ़ा रही थी। यह था भारतेंदु युग। जब मैं भारतेंदु युग पर बात करूंगा, केवल एक वीडियो अकेला होगा, तब आपको उसके अलग अलग लोगों की बातें करूंगा। भारतेंदु युग के बाद आता है द्विवेदी युग। अब आप देखें गद्य में द्विवेदी युग, मैंने उस दिन बताया था, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से 1920 से और 1936 तक का समय द्विवेदी युग कहलाया। द्विवेदी जी संस्कृत के विद्वान आचार्य, स्वयं निबंधकार, एक लेखकार और यही नहीं एक अच्छे पत्रकार। 1903 में सरस्वती नाम की पत्रिका का संपादन किया था द्विवेदी जी ने।
उस टाइम की इतनी खरी पत्रिका थी ये कि अगर किसी की इस पत्रिका में, सरस्वती में, बाद में सिन्हा चतुर्वेदी और लोग इसके संपादक हो गए, अगर इस पत्रिका से किसी का आर्टिकल लौटा दिया जाता था कि खेद है हम छाप नहीं सकते, पहले नियम होते थे, आज नहीं होते। आप अपना डाक टिकट भेजिए लगा करके, अगर आपकी रचना छपने लायक नहीं है तो वापस कर दी जाती थी। अरे एक बार निराला जी की रचना वापस कर दी थी, तहलका मच गया था कि क्या निराला जी साहित्यकार नहीं है। खैर वो बातें कभी उस वीडियो में आएंगे तो बात करेंगे। द्विवेदी युग में इसमें निबंध, कहानी, समालोचना का समय मिला। पत्रकारिता में नाना प्रकार के लिखने की कलाएं लोगों को सिखाई गई। स्वयं द्विवेदी जी ने प्रयास किया और इस समय के विशेष लोगों में महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी के अतिरिक्त श्याम सुंदर दास जी उसी क्रम में चले आ रहे थे, द्विवेदी युग में भी रहे और भारतीय युग में भी रहे। और इसके अलावा हरिऔध जी, किशोरीलाल गोस्वामी, ये लोग और जुड़ते चले गए। आपको याद होगी चंद्र शर्मा गुलेरी की वो कहानी, उसने कहा था इसी कार्यकाल में द्विवेदी युग में ही प्रसिद्ध हुई थी। द्विवेदी युग के और इतना ही नहीं, प्रसाद जी की कहानी ग्राम भी इस युग की देन है। और 11 वर्ष का समय, ये कहानी भी एक लेख आपके सामने था। अखबारों ने इस समय तक और तेजी ला ली थी, अंग्रेजों के विरोध में तमाम चीजें निकलने लगी थी, पत्रकारिता निखर कर सामने आ रही थी, रचनाएं अपनी ओजस्विता को लेकर आगे बढ़ रही थी, हर प्रकार का प्रचार हो रहा था, लोगों की लेखनी चलने लगी थी। अनेक प्रकार से हमें ये द्विवेदी युग निश्चित रूप से हिंदी गद्य का एक अपना अनुपम देन है। हम तो कहते हैं नींव की ईंट के बाद उठता हुआ भवन का एक तरीका था, क्योंकि इसके बाद का जो युग आने वाला था उसने तो देश में एक तहलका मचा दिया, और वो था शुक्ल एवं प्रेमचंद युग। साथियों, शुक्ल एवं प्रेमचंद युग, प्रेमचंद युग 1920 से 1936 तक का ये समय समृद्ध काल कह सकते हैं, श्रेष्ठ काल कह सकते हैं हिंदी का, जहां स्वयं आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास, जो भारत का ही नहीं विश्व का एक अमूल्य ग्रंथ है, आज बाद में इतिहास लिखे गए। उधर प्रेमचंद, जिन्होंने जनता की दुखती रग को, जनता की पीड़ा को, कहानी सम्राट, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद बन गए। जहां गोदान, गबन, निर्मला जैसी रचनाएं लिखी गई, जहां 300 कहानियों से घिरी हुई उनकी एक 8 भागों में मान सरोवर, प्रेमचंद जी की एक एक कहानी दिल को छूने, चाहे वो पंच परमेश्वर हो, चाहे वो गुना हो, चाहे वो पंच परमेश्वर को ले लीजिए, अथवा बूढ़ी काकी हो, ईदगाह हो, नमक का दरोगा हो, कोई भी कहानी जब हम पढ़ते हैं तो एक समाज में क्या स्थिति वास्तविकता थी ये देखने को मिलता है। प्रेमचंद जी का युग था, शुक्ल जी का युग था, शुक्ल जी की समालोचना, शुक्ल जी का साहित्य दिनों दिन निखार ले रहा था, अपना ही नहीं, और इन दोनों ही साहित्यकारों के पास एक अन्य साहित्यकारों का एक जमघट था, एक भीड़ थी, तमाम सीख रहे थे, आगे बढ़ रहे थे अपने इस युग में। यही नहीं, जायसी, सूर और तुलसी, जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास और तुलसीदास के श्रेष्ठ काव्य, जिनकी हम तुलना ही नहीं कर सकते थे, जिसके विषय हम सोच नहीं सकते थे, चाहे वो पद्मावत हो, चाहे वो सूरसागर साहित्य लहरी सरसावली हो, या रामचरितमानस कवितावली विनय पत्रिका जैसे ग्रंथ हो, इन ग्रंथों में भी जो समालोचना और आलोचना उभर करके आई, लोगों को तब पता चला कि वास्तव में राम क्या है, कृष्ण क्या है, साकार और निराकार क्या है। और तब उस तमाम, चाहे शुक्ल जी रहे हो या अन्य लोग रहे हो, त्रिवेणी जैसी पुस्तक में शुक्ल जी ने अपनी बात कही, तो उस समय इन लोगों पर समालोचना, आलोचनाएं प्रारंभ हुई। ये वो काल था जब आलोचना जगत भी इस दिशा की ओर आगे बढ़ रहा था। जैनेन्द्र कुमार, सियाराम शरण गुप्त, अरे ये मैथिली शरण गुप्त के भाई थे, कविता पे भी और गद्य में भी इनका अपूर्व योगदान रहा। जयशंकर प्रसाद जी इसी समय में आए नाटक के क्षेत्र में। जयशंकर प्रसाद के बारे में तो कवि, नाटककार, कहानीकार, तमाम उपन्यासकार, सारी बातें, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त,
ये जैसे नाटक स्कंदगुप्त जैसे नाटक, अरे कामायनी जैसा महाकाव्य, और क्या चाहिए। कहने का आशय ये कि ये वो काल है जिस काल में हिंदी ने चतुर्मुखी विकास किया, चारों तरफ सुंदरता फैल रही थी, चारों तरफ पराग बिखर रहा था, हिंदी अपने नए 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 नवयुवक तैयार हो रहे थे और तमाम प्रकार से लेखन सामग्री आगे की ओर बढ़ रही थी। कथा साहित्य में अद्भुत क्रांति प्रेमचंद ने लेके आए और भगवती चरण वर्मा लखनऊ वाले, मध्य प्रदेश, कुछ लोग वहां का मानते हैं बुंदेलखंड का चित्रलेखा जैसा उपन्यास भी इसी समय में लिखा गया। तो ये जो शुक्ल और प्रेमचंद युग रहा, ये आज भी अमर है और अमर रहेगा। हमने उससे शिक्षा ली है, दीक्षा ली है और उससे बहुत कुछ सीखा है। और इसके बाद तमाम बातें, कुछ लोगों ने इसको अलग अलग लिया। 2-4 साल समय का परिवर्तन बिल्कुल मत कीजिएगा, किस साल किसमें क्या लिखा, किसी ने 43 तक मान लिया, किसी ने 1800, इस काल को 1844 से, कुछ लोगों ने ये मान लिया 1884 से, और 1884 से 1941 तक कुछ लोग शुक्ल युग और प्रेमचंद युग मानते हैं। है कुछ भी ये समय था। और इसके बाद जो अद्यतन युग आता है, अद्यतन आजकल अद्यतन युग साथियों, ये हिंदी का कि वो बहती हुई धारा है जो रुकने वाली नहीं है। अद्यतन युग 1936 से 41 से, जब भी मानिए आप, और अब तक, आज तक। मैंने कहा ना, जो मैं पढ़ा रहा हूं और जो आप पढ़ रहे हैं और जो आप लिखेंगे वो भी साहित्य का एक हिस्सा होगा, एक अंग होगा। आपकी कविताएं, आपके लेख जो आप लिख रहे हैं वो भी तो हिंदी साहित्य का इतिहास है, वो भी तो हिंदी में आज नहीं कल बनेगा। तो ये अद्यतन युग जो आया, इस अद्यतन युग में हिंदी का चतुर्मुखी विकास हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे लोगों ने संस्कृत की लेकर के, चाहे वो बाणभट्ट की आत्मकथा हो, अनेक प्रकार के अपने सांस्कृतिक गद्य के, शुद्ध गद्य के निबंधों को लिखा। विद्यानिवास मिश्र, नंदुलारे वाजपेयी, कन्हैया नंदे, कुबेर नाथ राय, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, मोहन राकेश, राम वृक्ष बेनीपुरी और सब, महादेवी जी, निराला जी, सब एक लंबी कतार बनी रही। और आज तक जिनको हम याद करते हैं, जो जीवित हैं, जो आज भी हिंदी की सेवा कर रहे हैं, सब इस युग में आते हैं। और इतनी विधाएं बन गई, इतनी विधाएं बन गई, इतनी बन गई, डायरी, रिपोर्टाज, रेखा चित्र, संस्मरण, है ना, पत्र लेखन, और ये तमाम और नए नए बनते चले जा रहे हैं। इसमें आपका योगदान है, हमारा योगदान है। इस प्रकार हिंदी एक सफल और श्रेष्ठ भाषा के साथ साथ उसका आधुनिक काल पूर्ण रूपेण सक्षम और समर्थ है। इन्हीं शब्द, तभी तो कहा था भारतेंदु जी ने, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। इसी को अपनाए रहिए, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं कौशूल। और ये था हिंदी का गद्य साहित्य। एक बार बता दें आपको, गद्य का महत्व होता है क्योंकि बिना गद्य के हम कुछ नहीं कर सकते। एक वाक्य से पहचान जाता है कोई। हम कहा गया था 4 कवि बैठे हैं और अगर उन्हें पहचान करनी है विद्वान कौन है। कविता कराना हृदय की बात है, शब्द आते जाते हैं, हम कविता बोलते चले जाते हैं। कुछ लोगों ने कहा गद्यम कवीनाम निक्सम बदंती, गद्य ही कवियों के मुंह से निकले तब पहचानिए, बोलत ही पहचानिए, तब पहचान पता लगेगा। तो गद्य एक ऐसी कसौटी है जो हमारे ज्ञान को, हमारी प्रतिभा को, हमारी बुद्धि को, हमारे कौशल को निखार कर उभार कर सामने लाती है। ये था आपका गद्य साहित्य का इतिहास। एक संक्षिप्त विवेचन मैंने किया। इन चारों भागों को जब अलग अलग लूंगा, निश्चित रूप से, तो अलग अलग तो इतना कह दें कि हम खाली प्रेमचंद की कहानियों पर ही एक वीडियो बनाना चाहें तो 100 कहानियों में 100 वीडियो बन सकते हैं, लेकिन फिर भी एक अलग अलग लूंगा। उस समय तक के लिए अगले वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए और इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। आज आपसे विदा लेने के लिए बहुत बहुत